আজ সংসদে মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দের ভাষণ নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব অনেক সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এই সংকটে চলতি দশকের গোড়াতেই মাননীয় রাষ্ট্রপতিজি সংসদের যৌথ অধিবেশনে যে বক্তব্য রেখেছেন তা একটি নতুন আশা জাগানো, নতুন উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস জাগানো। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मानव जात को ऐसे कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। ऐसी चुनौतियों के बीच इस दशक के प्रारंभ में ही हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो संयुक्त सदन में अपना उद्बोधन दिया, वो अपने आप में इस चुनौतियों भरे विश्व में एक नई आशा जगाने वाला, नया उमंग पैदा करने वाला और नया आत्मविश्वास पैदा करने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन रहा। आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाने वाला और इस दशक के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन रहा। आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करने के लिए রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের শক্তি তাঁর আদর্শজাত, সেজন্য ভাষণটি অত্যন্ত মূল্যবান। গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারত একটি সম্ভাবনা ও সুযোগের দেশ, যুব দেশ। অনেক সুযোগ আমাদের অপেক্ষায়, আমরা এই সুযোগগুলি হাতছাড়া করতে পারি না। এখন আমরা দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম বছরে পা রাখতে চলেছি। এই সময় থেকে ২০৪৭ পর্যন্ত, যখন আমরা স্বাধীনতার ১০০তম বর্ষ পালন করব, এই সময়ের কর্মধারা আমাদের ঠিক করতে হবে। राष्ट्रपति जी के भाषण की ताकत इतनी थी कि न सुनने के बावजूद भी बहुत कुछ बोल पाए। ये अपने आप में उस भाषण की ताकत थी, उन विचारों की ताकत थी, उन आदर्शों की ताकत थी कि जिसके कारण न सुनने के बाद भी बात पहुंच गई। और इसलिए मैं समझता हूं इस भाषण का मूल्य अनेक गुना है। आदरणीय सभापति जी, जैसे मैंने कहा, अनेक चुनौतियों के बीच राष्ट्रपति जी का इस दशक का प्रथम भाषण हुआ। लेकिन ये भी सही है कि जरा पूरे विश्व पटल की तरफ देखते हैं, भारत के युवा मन को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज भारत सच्चे अर्थ में एक अवसरों की भूमि है। अनेक अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं और इसलिए जो देश युवा हो, जो देश उत्साह से भरा हुआ हो, जो देश अनेक सपनों को लेकर के संकल्प के साथ सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो, वो देश इन अवसरों को कभी जाने नहीं दे सकता। हम सब के लिए ये भी एक अवसर है कि हम आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक प्रेरक अवसर है। हम जहां भी हो, जिस रूप में हो, मां भारती के संतान के रूप में इस आजादी के 75वें पर्व को हमने प्रेरणा का पर्व बनाना चाहिए। देश को आने वाले वर्षों के लिए तैयार करने के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का होना चाहिए। और 2047 में देश जब आजादी की शताब्दी मनाए, तब हम देश को कहां तक ले जाएंगे, इन सपनों को बार बार हमने लेते रहना चाहिए। বিশ্বের সামনে আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে হবে। এমনকি ফুটপাতের ঝুপড়িতে যে মা থাকেন, তিনিও দেশের মঙ্গলের জন্য প্রদীপ জ্বালালে তাঁকে বিদ্রূপ করা উচিত নয়। আমাদের করোনা যোদ্ধারা কঠিন সময়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তার পরিণামস্বরূপ
আজ দেশ বিরাট সাফল্য পেয়েছে, তাদের জন্য গর্ব করতে হবে। विश्व के सामने आत्मविश्वास के साथ बोलने में क्या जाता है? इस देश ने किया है। गरीब से गरीब व्यक्ति ने इस बात को किया है। उन समय सोशल मीडिया में देखा होगा, फुटपाथ पर एक छोटी झोपड़ी लगा करके बैठी हुई एक बूढ़ी मां, वो भी घर के बाप की झोपड़ी के बाहर दिया जला करके भारत के शुभ के लिए कामना करते हैं। हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उस भावनाओं का मखौल उड़ा रहे हैं। समय है, जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा था, उसके मन में भी देश के लिए जो भी दिया जला करके भी देश की सेवा कर सकता हूं तो करूं, इस भाव से किया था। और उसने देश में एक सामूहिक शक्ति का जागरण किया था, अपनी शक्ति का, सामर्थ्य का परिचय करवाया था। लेकिन उसकी भी मजाक उड़ाने में मजा आ रहा है। विरोध करने के लिए कितने मुद्दे हैं जी, और करना भी चाहिए, लेकिन ऐसी बातों में न उलझे जो देश के मनोबल को तोड़ते हैं, जो देश के सामर्थ्य को नीचा आंकते हैं। इससे कभी लाभ नहीं होता है। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, आप कल्पना कर सकते हैं जी, जब चारों तरफ भाई कहीं किसी से कोरोना आ जाएगा तो ऐसे समय ड्यूटी करना, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना, ये छोटी चीजें नहीं है। इसका गर्व करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, और इन सब के प्रयासों का परिणाम है कि देश ने आज ये करके दिखाया। ভারতের রাষ্ট্রবাদ সংকীর্ণ নয়, স্বার্থপর নয়, আক্রমণাত্মক নয়, এটি সত্যম শিবম সুন্দরমের মূল্য দ্বারা প্রেরিত। এই উক্তি আজাদ হিন্দ ফৌজ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী সুভাষচন্দ্র বোসের। তাঁর ১২৫তম জন্মদিবসে আমরা তাঁর আদর্শকে ভুলতে বসেছি। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রই শুধু নয়, ভারত গণতন্ত্রের জননী, একথা আমাদের নতুন প্রজন্মকে শেখাতে হবে, একথা আমাদের পূর্বজরা শিখিয়ে গেছেন। भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, न स्वार्थी है, और ना ही आक्रामक है। ये सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। अनकोट। आदरणीय सभापति जी, ये कोटेशन आजाद हिंद फौज की प्रथम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और संयोग है कि 125वीं जयंती आज हम मना रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जाने अनजाने में हमने नेताजी की इस भावना को, नेताजी के इन विचारों को, नेताजी के इन आदर्शों को भुला दिया, और उसका परिणाम है कि आज हम ही हमको कोसने लग गए। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, दुनिया जो हमें कोई शब्द पकड़ा देती है, हम भी उसको पकड़ करके चल पड़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी सुनते हैं, हमको भी अच्छा लगता है, हाँ यार, भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन हमने अपने युवा पीढ़ी को ये सिखाया नहीं कि भारत ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की जननी है। हम सिर्फ बड़ा लोकतंत्र है ऐसा नहीं है, यह देश लोकतंत्र की जननी है। ये बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखानी होगी, और हमें गर्व से इस बात को बोलना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने विरासत हमें दी है। আজ ভারতে বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডার রেকর্ড স্তরে। ভারতে বিশ্বের সবচাইতে বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছেন। এদেশে বিশ্বের
দ্বিতীয় বৃহত্তম ইউপিআই-এর মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেন হচ্ছে। ভারতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি স্টার্টআপ রয়েছে। জল, স্থল, আকাশ ও মহাকাশে ভারত নিজের সামর্থ্য ও পরাক্রম দেখাচ্ছে। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। आज भारत में अन्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत आज दुनिया में दूसरा बड़ा देश है जहां पर इंटरनेट यूजर हैं। भारत में आज हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए का लेन देन डिजिटली हो रहा है, यूपीआई के माध्यम से हो रहा है, यूपीआई के माध्यम से। याद कीजिए, यहाँ के इसी सदन के भाषण में सुन रहा था 2 साल 3 साल पहले, लोगों के पास मोबाइल कहाँ है, टिकना कहाँ है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे। ये देश की ताकत देखिए, हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए भारत मोबाइल फोन के निर्माता के रूप में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। भारत में रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स और जिसका विश्व में जय जयकार होने लगा है, इसी धरती पर हमारी युवा पीढ़ी कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में विश्व के पहले 5 देशों में हमने अपनी जगह बना ली है और आने वाले दिनों में हम ऊपर ही चढ़ते जाने वाले हैं। जल हो, थल हो, नभ हो, अंतरिक्ष हो, भारत हर क्षेत्र में अपनी रक्षा के लिए अपने सामर्थ्य के साथ खड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, भारत की कैपेबिलिटी को दुनिया ने देखा है। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ 130 কোটি দেশবাসীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেজন্যে যত নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে তা সুদূর প্রসারী দৃষ্টি নিয়ে প্রণয়ন করা হচ্ছে। 2047-এর কথা ভেবে করা হচ্ছে। এই সময়ে তাকে আক্রমণ করে হলেও সংসদকে যেন জীবন্ত রাখা হয়। आज हिंदुस्तान के सपने हैं, आज 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाएं इस देश की आकांक्षाएं हैं। आज 130 करोड़ देशवासियों का भविष्य भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। और इसलिए आज जब देश नीतियां बना रहा है, प्रयास कर रहा है, तो वो केवल तत्कालीन हानि लाभ के लिए नहीं, लेकिन एक लंबे दूरगामी और 2047 में देश जब आजादी का शतक मनाएगा, तब देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सपनों को लेकर के नींव रखी जा रही है। और मुझे विश्वास है कि इस काम को हम पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के लिए मैं उनका आदरपूर्वक धन्यवाद करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, सदन में भी जिस तरह चर्चा हुई, और मैं सच बताता हूं, चर्चा का स्तर भी अच्छा था, वातावरण भी अच्छा था। ये ठीक है कि इससे कितने लाभ होते हैं, मुझ पर भी कितना हमला हुआ, हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता है कहा, लेकिन मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए, आपके मन में एक तो कोरोना के कारण ज्यादा जाना आना होता नहीं होगा, फंसे रहते होंगे और घर में भी खिचखिच चलती होगी। अब इतना गुस्सा यहां निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया, आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।